Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. सो गाइज लेट्स मूव अहेड इन आवर कोर्स। और ये बेसिकली लास्ट लेक्चर होने वाला है आज इस पूरे कोर्स का, या फिर अगर हम इसको में नहीं कंप्लीट कर पाए तो मैक्सिमम एक लेक्चर और लगेगा, और वो भी बहुत छोटा सा होगा, है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम्स पढ़े थे ना, कि फ्लेक्सिबल क्या होता है और फिक्स्ड क्या होता है। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखा है। तो फ्लेक्सिबल क्या होता था, जिसमें मार्केट के डिमांड और सप्लाई से करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था। ठीक है, मार्केट के डिमांड और सप्लाई से करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था। मतलब कि अगर मार्केट में डॉलर का डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, मतलब आपको $1 ज़्यादा रुपये खरीद पाएगा, है ना। अगर रुपये का डिमांड ज़्यादा है तो रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस टाइप से मार्केट के फोर्सेस डिटरमाइन करते थे कि रेट एक्सचेंज रेट कितना होगा। ठीक है, और फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता था, फिक्स एक्सचेंज रेट में ये होता था कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करता था, है ना, कि सेंट्रल बैंक देखता था कि हम कितना एक्सचेंज रेट रखेंगे। ठीक है, उस टाइप से होता था, तो दैट वाज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब हम इसमें ना थोड़ा मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। ज़्यादा है डीमेरिट्स ही हैं इसमें, कि डीमेरिट्स इन दोनों सिस्टम्स के क्या हैं, क्योंकि हम इन दोनों में से किसी भी चीज़ को अभी हम फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इंडिया में ना ही फ्लेक्सिबल रेट फॉलो होता है, ना ही फिक्स्ड रेट फॉलो होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या फॉलो होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं फॉलो होता है, कुछ डीमेरिट्स होंगे इसीलिए फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो पहली बात तो क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है। क्या मतलब है क्रेडिबिलिटी का, कि देखो मान लो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है। ठीक है, हमको पता है कि क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल या फिक्स एक्सचेंज रेट। पहले हम फ्लेक्सिबल की बात करते हैं। तो फ्लेक्सिबल में क्या होता है, मार्केट के फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मार्केट के फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। अब मान लो हमने ये देखा था ना, कि मान लो जैसे $1 है। ठीक है, $1 का अभी प्राइस 70 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, हमने लेट से ये अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने मान लिया है कि $1 जो है वो 70 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि जब ये एक्सचेंज रेट डिस्टॉर्ट होता है, मतलब जैसे $1 जो है, मान लो $1 का जो प्राइस है वो अब 100 रुपीज़ हो गया, है ना। मान लो 100 रुपीज़ हो गया ये $1 का प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है इकोनॉमी में, है ना। डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, आप इंपोर्ट वगैरह ज़्यादा कर रहे हो, या लोग बाहर एजुकेशन लेने जा रहे हैं, तो आपको बेसिकली बाहर की कंट्रीज़ को डॉलर में पेमेंट करना है। ठीक है, इसीलिए डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है और इसीलिए वो एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक डॉलर इन्फ्यूज़ करता है इकोनॉमी में, है ना। डॉलर इन्फ्यूज़ करता है ताकि जो रुपए है और डॉलर है वो बराबर रह पाएँ। ठीक है, तो जैसे मान लो इसको मैं 70 की जगह 50 कर देता हूँ, लेट से मैं इसको 70 की जगह 50 कर देता हूँ। $1 50 रुपीज़ था, वहाँ से बढ़ के ये 100 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो आरबीआई इसमें क्या करेगा, आरबीआई इसमें $1 और इन्फ्यूज़ कर देगा इकोनॉमी में, ताकि जो 100 रुपीज़ हैं उसके अगेंस्ट कितने डॉलर्स हों, एक की जगह $2 हो। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट उतना ही आ जाएगा ना। फिर यहाँ पे $2 है, यहाँ पे 100 रुपये है, तो $1 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई $1 को इन्फ्यूज़ करेगा। ठीक है, अब मान लो ऐसी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट का डेफिसिट चल रहा है। ठीक है, डेफिसिट बहुत हाई है गवर्नमेंट का, और ऑफिशियल रिजर्व जो हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं आरबीआई के, वो बहुत ही लेस हैं या बहुत ही कम है। ठीक है, जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बहुत ही कम हैं आरबीआई के, और ये लोगों को पता है। ठीक है, लोगों को पता है कि आरबीआई के पास डॉलर नहीं है। लेट से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डेफिसिट में चल रहा है बहुत ज़्यादा, और आरबीआई के पास रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, लोगों को पता है कि यार अगर ये $1 50 है अभी। ठीक है, और हमको पता है डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, हमको पता है ये बात। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का डेफिसिट भी बहुत बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट बोरो करेगी बाहर से, अंदर से। ठीक है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए बाहर से बोरो करेगी, है ना। तो लोगों को पता है कि यार ये डॉलर का रेट अभी बढ़ने वाला है आगे। ठीक है, ये जो $50 है वो अभी $100 होने वाला है। ठीक है, ये पता है लोगों को, और लोग ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा। ठीक है, और लोगों को ये पता है कि आरबीआई के पास रिजर्व्स नहीं है, तो उनको ये भी पता है कि ये जो $1 इन्फ्यूज़ करने वाला था आरबीआई, ये अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरबीआई के पास रिजर्व्स हैं ही नहीं। तो लोग क्या करेंगे, लोग डॉलर खरीद लेंगे। लोग बोलेंगे कि यार मैं डॉलर खरीद लेता हूँ, क्योंकि डॉलर का रेट तो बाद में बढ़ने वाला है। तो अगर ये सारे लोग ऐसे डॉलर खरीदने लगे तो क्या होगा, डॉलर का डिमांड और बढ़ जाएगा और शूटअप हो जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ तो प्रॉब्लमेटिक है ना, क्योंकि अगर ये और बढ़ गया तो आरबीआई के पास तो रिजर्व्स ही नहीं है अभी इसको ब्रिज करने के लिए, तो फिर ये पूरा एक्सचेंज रेट सिस्टम गिर जाएगा, ठीक है। ये सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है इसमें कि इफ़ देयर इज़ अ डेफिसिट, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ डेफिसिट, गवर्नमेंट विल इंटरवीन, मतलब आरबीआई इंटरवीन करेगा, अपने ऑफिशियल रिजर्व से डॉलर इन्फ्यूज़ करेगा इकोनॉमी में, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर लोगों को ये मालूम है कि जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, वो इनएडिक्वेट हैं, दे वुड बिगिन टू डाउट द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन द फिक्स्ड रेट, ठीक है। ये फिक्स्ड रेट को मेंटेन करने के लिए जो एबिलिटी है गवर्नमेंट की, उसको इन्वेस्टर्स डाउट करने लगेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, स्पेक्यूलेट करेंगे कि भाई, स्पेक्यूलेट करेंगे कि आगे जाके गवर्नमेंट डीवैल्यू करेगी अपनी करेंसी, ठीक है। गवर्नमेंट को डीवैल्यू ही करना पड़ेगा ना, जब आपके पास रिजर्व्स नहीं हैं, जब आपके पास डॉलर्स नहीं है इन्फ्यूज़ करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप करेंसी को डीवैल्यू कर दोगे। डीवैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले $1 अगर 50 रुपये था, ठीक है, तो जब मैं डीवैल्यू करूँगा अपनी करेंसी को, तो मैं क्या बोलूँगा कि यही $1 कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। यही तो डीवैल्यूएशन होता है। अगर डीवैल्यू मैंने करेंसी कर दी, ठीक है, तो जिसके पास डॉलर्स हैं वो तो रिच हो गया ना, समझ में आ रहा है। मान लो उसके पास $5 थे, इसके पास $5 अभी थे, ठीक है। $5 का इक्विवेलेंट कितना है, 250 रुपये, क्योंकि $1 तो 50 रुपये है, तो 5 × 50 कितना होता है, 250 रुपये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लगता है, इसको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि डॉलर रिजर्व्स तो है नहीं गवर्नमेंट के पास इन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। एक गवर्नमेंट के पास $1 है ही नहीं देने के लिए मार्केट में बाहर, तो क्या होगा, गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देगी। गवर्नमेंट बोलेगी कि अब से $1 है 100 रुपये, तो इसके पास जो $5 थे उनका प्राइस कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। तो ये क्या सोचेगा, यार मेरे पास $5 तो हैं ही, मैं और $5 खरीद लेता हूँ, तो अब मेरे पास $10 होगा, क्योंकि डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। तो उसके पास जो पहले 250 रुपये थे $5 के लिए, अब वो $10 में उसके पास 1000 रुपये हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे हर कोई स्पेक्यूलेट करेगा कि यार ये एक्सचेंज रेट बढ़ने वाला है, मैं डॉलर खरीद लेता हूँ, मैं डॉलर खरीद लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, कब तक गवर्नमेंट डिवैल्यू करती रहेगी करेंसी, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, अग्रेसिव बाइंग ऑफ वन करेंसी देयर बाई फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू डिवैल्यू, इट इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेक्यूलेटिव अटैक ऑन द करेंसी, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव अटैक हो जाएगा। स्पेक्यूलेटिव अटैक मतलब सब लोग स्पेक्यूलेट करने लगेंगे कि भाई डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो डॉलर खरीद लो, समझ में आ रहा है। और उसी से फिर डिमांड और शूटअप कर जाएगा, समझ में आया। लार्ज स्टॉक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीडेड टू बी मेंटेन, तो अगर ये चीज़ हमको हटानी है तो आरबीआई के पास, जो सेंट्रल बैंक है, उसके पास लार्ज फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन हमको करने पड़ेंगे, ताकि ऑल द टाइम आपको लार्ज रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ताकि अगर इन्वेस्टर्स ऐसा कुछ स्पेक्यूलेट करें तो आरबीआई डॉलर इन्फ्यूज़ करके इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट को स्टेबल बना पाए, ठीक है। बट अगर लार्ज फॉरेन एक्सचेंज आप रिजर्व्स जो हैं वो आप हर टाइम इतने लार्ज रिजर्व रखोगे, तो क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यूएस आपने देखा है बहुत कम अपना एक्सचेंज रिजर्व्स में रखता है पैसा, क्योंकि यूएस सारा पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ करता रहता है, ठीक है। आरबीआई के पास फिर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ज़्यादा होना भी सही चीज़ नहीं है, ठीक है। आपके पास नॉर्मल होना चाहिए, बट ज़्यादा होना भी सही चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, ठीक है। ये है इसका डीमेरिट। आई गेस समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है कि जो मैं बोल रहा था कि जब डॉलर जो है, ठीक है, जब डॉलर जो है वो पहले 50 रुपये था, ठीक है। अब अगर आरबीआई के पास डॉलर नहीं है इन्फ्यूज़ करने के लिए इकोनॉमी में, तो लोग स्पेक्यूलेट करने लगेंगे क्या, कि ये जो डॉलर है उसका डिमांड बढ़ रहा है और आरबीआई इसको कंपेंसेट नहीं कर पाएगा, तो डॉलर जो गवर्नमेंट है वो अपना जो करेंसी है वो डिवैल्यू करेगी। और जब करेंसी जब डिवैल्यू होती है तो क्या होता है, जो डॉलर का प्राइस है वो बढ़ जाता है, ऑब्वियसली, है ना। डॉलर का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टर्स के पास अगर डॉलर्स होंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो सारे लोग क्या करते हैं, डॉलर का डिमांड करने लगते हैं, और उससे क्या होता है, फिर और डिमांड शूटअप हो जाता है डॉलर का। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ये साइकिल है, ठीक है, ये डीमेरिट है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया में फॉलो क्या होता है आरबीआई, और हम लोग क्या फॉलो करते हैं, और आज के ज़माने में जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं वो क्या फॉलो करते हैं, वो मैनेज्ड फ्लोटिंग फॉलो करते हैं। अब मैनेज फ्लोटिंग को हम डर्टी फ्लोट भी बोलते हैं, तो ये याद रखना, ये दो नाम हैं इसके, मैनेज फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोट। क्या मतलब होता है फ्लोटिंग का, मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग वॉज द सेम एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब जिसमें मार्केट फोर्सेज डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग। और मैनेज्ड मतलब क्या है, मैनेज्ड मतलब कि एक हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबल, ठीक है, एक पढ़ा था फ्लेक्सिबल और एक पढ़ा था फिक्स्ड, है ना। तो इसके बीच वाला जो रास्ता होता है ना, दैट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग मतलब हम फ्लेक्सिबल रखेंगे, बट कभी अगर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हुआ तो आरबीआई इंटरवीन करेगा, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, उसको
सही करने के लिए, ठीक है, एक्सचेंज रेट को सही स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, बट नॉर्मल फंक्शनिंग में इंटरवीन नहीं करेगी, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग में फ्लेक्सिबल होगा, बट कभी अगर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है तो क्या हो जाएगा, तो फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड का मिक्सचर है। फिक्स्ड वाले को हम मैनेज पार्ट बोलते हैं और फ्लेक्सिबल वाले को हम फ्लोटिंग पार्ट बोलते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। फ्लेक्सिबल मतलब मार्केट के फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, मार्केट के फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। फिक्स्ड मतलब जब आरबीआई इंटरवीन करेगा, ठीक है, जब आरबीआई अपना इंटरवीन करेगा और ये बोलेगा कि हम एक्सचेंज रेट मेंटेन करेंगे ऑप्टिमम लेवल पे, तो क्या होगा, तो हो जाएगा वो फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच वाला रास्ता होता है मैनेज, कि भाई नॉर्मल ऑपरेशंस में तो फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है, बट जब अगर डिस्टॉर्शन हुआ तो आरबीआई इंटरवीन करेगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन टू बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसीज इन एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट द एक्सचेंज रेट सिस्टम्स व्हेनेवर दे फील दैट एक्शन इज अप्रोप्रिएट। तो जैसे मैं आपको पिछले में बता रहा था ना कि मान लो $1 जो है वो 50 रुपये है, ठीक है, $1 50 रुपये है, ये फ्लेक्सिबल है अभी, ठीक है, ये अभी मार्केट के फोर्सेज नहीं डिटरमाइन किया है। अब मान लो एकदम से ये $1 जो है वो हो जाता है लेट से 200 रुपीज़, ठीक है, $1 एकदम से 200 रुपीज़ हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो गया ना एक्सचेंज रेट में। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस केस में क्या करेगा, $4 इन्फ्यूज़ कर देगा, मतलब $3 और इन्फ्यूज़ कर देगा इकोनॉमी में, ठीक है, आरबीआई आके $3 और इन्फ्यूज़ कर देगा, तो टोटल इकोनॉमी में $4 हो जाएंगे। अब $4 हैं और 200 रुपये हैं, तो एक्सचेंज रेट फिर से नॉर्मल हो जाएगा, है ना, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस टाइप से जस्ट एक्सप्लेन करने का है, एक्चुअल में जो होता है वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बट ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे काम करेगा ये, ठीक है। $3 आरबीआई इन्फ्यूज़ कर देगा इकोनॉमी में, ठीक है, ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबल कर पाए, ठीक है। तो इस टाइप से काम होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें करेंसी मैनिपुलेशन का इसमें एक प्रॉब्लम आता है करेंसी मैनिपुलेशन का। क्या होता है करेंसी मैनिपुलेशन? अब मान लो क्या होता है कि मेरे को इंडिया से मेरे को एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, ठीक है, मेरे को एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट का हमें चीज़ें करनी है। तो देखो हमने ये पढ़ा था, याद है हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्सपोर्ट्स हमको बढ़ाने हैं, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट्स हमको इंक्रीज़ करने हैं तो करेंसी सस्ती होनी चाहिए आपकी, है ना। हमने ये देखा था, हम जब पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ रहे थे कि जब डॉलर जो है वो 70 रुपीज़ था, है ना, हमने ये पढ़ा था, एक एग्जांपल देखा था जिसमें डॉलर 70 रुपीज़ था, बाद में वही डॉलर जो है वो 80 रुपीज़ हो गया था, है ना। जब 80 रुपीज़ हो गया था तो हमने इसमें यही देखा था ना कि एक्सपोर्ट्स जो इस केस में थे वो इंक्रीज़ हो गए थे, है ना। एक्सपोर्ट्स इस केस में इंक्रीज़ हो गए थे। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होने का क्या क्यों इंक्रीज़ हुए थे? क्योंकि जो रुपी है वो चीप हो गया था, मतलब $1 पहले जो 70 रुपीज़ खरीद पा रहा था अब वो 80 रुपीज़ खरीद पा रहा है, समझ में आ रहा है। तो पहले अगर मान लो लेट से कोई एक टॉफ़ी है वो 35 रुपीज़ की थी, तो पहले कोई बाहर वाला 2 टॉफ़ी खरीद पा रहा था, ठीक है। अब वो 2 से ज़्यादा खरीद पाएगा, है ना, क्योंकि 2 तो 70 रुपये में मिल जाएंगी, बाकी 10 रुपये में हो सकता है एक और खरीद ले, मतलब जस्ट छोटी टॉफ़ी खरीद ले, ठीक है, तो वो ज़्यादा सामान खरीद पाएगा, तो वो क्या कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा खरीद लूँ, समझ में आ रहा है। तो एक्सपोर्ट्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी में डॉलर का इन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, है ना। तो कंट्री का क्या रहता है ना, कंट्री क्या चाहती है, हमको फॉरेन करेंसी मिले बाहर से। तो मान लो आरबीआई के पास डॉलर का डेफिसिट है, ठीक है, तो वो आरबीआई के पास अगर डॉलर का डेफिसिट है तो उसको अब डॉलर चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि यार मैं एक्सपोर्ट बढ़ा देता हूँ, मैं एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा तो इकोनॉमी में डॉलर और ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो वो डॉलर को बढ़ा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करेगा। कैसे करेगा डिवैल्यूएशन? वो ज़बरदस्ती क्या करेगा, इकोनॉमी से डॉलर खरीदता रहेगा, समझ में आ रहा है। करेंसी ये एक्सचेंज रेट $1 जो 70 रुपीज़ है और बाद में 80 रुपीज़ हो गया, ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है? जब मैं डॉलर हटाऊं इकोनॉमी से, ठीक है, डॉलर की स्कैर्सिटी क्रिएट करूं तभी डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, तभी डॉलर का डिमांड बढ़ेगा ना। तो इस केस में क्या होता है कि आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक जो होता है, आरबीआई या फिर जो सेंट्रल बैंक होता है वो डॉलर खरीदने लगता है मार्केट से, डॉलर हटाने लगता है मार्केट से। तो जैसे ही डॉलर का स्कैर्सिटी होता है मार्केट में, क्योंकि ये तो आरबीआई खरीद रहा है, जैसे ही डॉलर का स्कैर्सिटी होता है तो क्या होता है, डॉलर का वैल्यू बढ़ने लगता है। डॉलर का वैल्यू जैसे ही बढ़ने लगा तो ये रुपए का वैल्यू जो है वो कम हो गया, मतलब 70 रुपीज़ था अब वो 80 रुपीज़ हो गया, तो आपके एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये डेलिबरेटली भी करते हैं लोग, ठीक है। तो क्या होता है, यूजली अकर्स व्हेन अ सेंट्रल बैंक कीप्स बाइंग डॉलर, जो आरबीआई है या फिर सेंट्रल बैंक है डॉलर करता रहे टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ डॉलर। डॉलर अगर सारा आरबीआई के पास चला जाएगा तो डॉलर इकोनॉमी में बचेगा ही नहीं ना, ठीक है। तो डॉलर जब इकोनॉमी में बचेगा नहीं तो उसका स्कैर्सिटी हो जाएगा, तो डॉलर एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो लोकल करेंसी वीक हो जाएगी। लोकल करेंसी अगर वीक हुई तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट
टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक्सचेंज रेट जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ इनिशियली, और अभी जो सिस्टम है वो कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले जब पुराने ज़माने में 1870 से 1914 तक एक सिस्टम चलता था जिसको हम बोलते थे द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, इससे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था। अब हम पढ़ते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था क्या। सो इट वाज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हमने पढ़ा ना क्या था, जिसमें आप फिक्स कर देते हो कि $1 जो है वो 70 रुपये ही होगा, जिसमें सेंट्रल बैंक फिक्स कर देता है कि $1 70 रुपये ही होगा। ठीक है, अब हम अपने हिसाब से इसको चेंज करेंगे। ठीक है, मार्केट के फोर्सेस डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, दैट वाज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो सिस्टम था वो 1817 से 1914 तक था, जो कि इट वाज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसमें क्या था, नाम देखो, नाम क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब इसमें गोल्ड इन्वॉल्व है ना। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, सारी करेंसीज को गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन करते थे। जैसे कि मान लो रुपीज़ है, ठीक है, तो मैंने बोला 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मैंने ये डिफाइन कर दिया, इंडिया ने डिफाइन कर दिया कि 1 रुपीज़ इज़ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यूएस ने बोला $1 इज इक्वल टू लेट से 3 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, उसने ये बोल दिया। और फिर लेट से यूरोप आता है, वो बोलता है 1 यूरो इज इक्वल टू लेट से 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो ऐसे करके सारी करेंसीज जो हैं वो गोल्ड के टर्म्स में डिटरमाइन होती थी। समझ में आ रहा है, ऑल करेंसीज वर डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो मैंने 1 रुपये 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कर दिया, $1 3 ग्राम ऑफ गोल्ड कर दिया। अब अगर मेरे को रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट निकालना है कि 1 रुपी इज़ हाउ मेनी डॉलर्स, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है 1 रुपी इज़ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड $1 इज़ 3 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि $1 इज इक्वल टू 3 रुपीज़, है ना। मैं निकाल सकता हूँ ना, $1 इज इक्वल टू 3 रुपीज़। नॉर्मल मैथमेटिक्स है ये तो। ठीक है, यहाँ से यहाँ कि 1 रुपये में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहा है, तो 3 रुपये में 3 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलेगा, और 3 ग्राम ऑफ गोल्ड तो $1 के बराबर है। तो क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू 3 रुपीज़। तो ऐसे करके एक्सचेंज रेट निकलता था करेंसीज के। करेंसीज आपस में, करेंसीज जो हैं वो इस टाइप में अपना एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती थी। पहले गोल्ड के टर्म्स में डिटरमाइन कर देती थी, फिर जब गोल्ड के टर्म्स में मैथमेटिक्स करते थे तो इस टाइप से आ जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या करती थी करेंसी, मतलब कंट्री क्या क्या बोलती थी कि जब आप एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 1 रुपी इज़ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो जिसके पास भी 1 रुपये है वो अगर जाके सेंट्रल बैंक को ये 1 रुपये देगा, ठीक है, तो वो उनको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड देगा। समझ में आ रहा है। जैसे अभी क्या होता है, आपके पास जो नोट होता है, आपके पास 10 रुपये का नोट है, तो उसमें 10 रुपये के नोट में लिखा रहता है ना कि आरबीआई का गवर्नर लिखता है उसमें कि आई शेल प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ दिस अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर ये 10 रुपये का नोट आरबीआई के पास लेके जाते हो तो वो आपको 10 रुपये का 10 रुपये का वैल्यू रिटर्न करेगा उस चीज़ में। तो पहले ज़माने में क्या होता था, अगर आप 1 रुपये का नोट लेके जा रहे हो तो वो आपको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड देगा उसके बदले। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो, अब आरबीआई इंडिया में आपको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल जाएगा, यूएस में आप जाओगे तो $1 दोगे तो 3 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल जाएगा, और ऐसे यूरोप में जाओगे तो 5 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल जाएगा 1 यूरो के बदले। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो, अब इसमें सारी पहली बात तो कंट्रीज़ ने फ्री कन्वर्टिबिलिटी बोली कि हम जो अपनी करेंसी है उसको गोल्ड में फ्री कन्वर्टिबिलिटी करेंगे फिक्स प्राइस पे। फ्री कन्वर्टिबिलिटी मतलब यही होता है कि जैसे $1 अगर 3 ग्राम ऑफ गोल्ड है, ठीक है, तो अगर मैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड अगर मैं $1 लेके जा रहा हूँ यूएस के पास, तो वो मेरे को 3 ग्राम ऑफ गोल्ड दे देगा। ठीक है, बट गोल्ड तो एक फाइनेट कमोडिटी है। ठीक है, तो तो क्या होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड का जो रिज़र्व है, ठीक है, गोल्ड का जो रिज़र्व है क्या वो हर कंट्री में बराबर है, क्या यूएस में जितना गोल्ड मिलता है वो यूरोप में भी मिलता है और वो इंडिया में भी मिलता है? नहीं, ऐसा तो है नहीं, है ना। मतलब गोल्ड तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये हम कैसे कर पाएंगे, मतलब ये तो बड़ा ही बेकार सिस्टम है, ये तो हम ऑनर ही नहीं कर पाएंगे कभी। ठीक है, इसको एड्रेस करने के लिए क्या हुआ, इसको एड्रेस करने के लिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया। अब ये आप याद रखो कि गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या था कि हर कंट्री गारंटी कर रही थी कि हम गोल्ड में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हम गोल्ड में उसको कन्वर्ट कर देंगे अगर आप हमारी करेंसी लाते हो। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड में ये था। ठीक है, बट गोल्ड रिजर्व हर कंट्रीज़ के पास डिफरेंट डिफरेंट थे, तो ये फीजिबल नहीं था। ठीक है, ये आप याद रखना। अब उसके बाद दूसरा इसको एड्रेस करने के लिए क्या आया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स में क्या हुआ, ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें दो इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए। पहला था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा था वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, इन्होंने ये दो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करे और उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला जिसको इन्होंने बोला फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम।
अब नया सिस्टम तो नहीं था तो वही फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, बट उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड था वो डिफरेंट हो गया। कैलकुलेट कैसे करते थे, ये फिगर देखो, कैलकुलेट ऐसे करते थे कि हमने क्या किया कि डिफरेंट करेंसीज जो हैं उसको डॉलर के टर्म्स में डिटरमाइन कर दिया, और डॉलर को हमने लिंक कर दिया गोल्ड से। ठीक है, कैसे, क्या मतलब है इसका? ब्रेटन वुड्स में क्या बोला कि ब्रेटन वुड्स ने ये बोला कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड, ठीक है, वुड बी इक्वल टू $35। ठीक है, $35। ठीक है, 1 आउंस अगर गोल्ड, 1 आउंस के गोल्ड का प्राइस $35 है, बस यही एक फिक्स्ड चीज़ है। ठीक है, बाकी अगर मान लो मेरे को बाकी उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो 1 रुपी वुड बी इक्वल टू $2। ठीक है, मान लो ऐसा मैंने बोल दिया पहले, लेट से मैंने ऐसे बोल दिया 1 रुपी इज़ $2, फिर मैं क्या बोलूँगा 1 यूरो इज़ इक्वल टू लेट से $5। ठीक है, इस टाइप से हर करेंसी को मैंने डॉलर के टर्म्स में डिटरमाइन किया। ठीक है, जैसे पहले हम लोग गोल्ड के टर्म्स में कर रहे थे ना, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 यूरो इज़ 5 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब मैंने वही सेम चीज़ डॉलर के रिस्पेक्ट में उसको वो करी, डॉलर के रिस्पेक्ट में उसको डिटरमाइन किया। ये देखो 1 रुपी इज इक्वल टू $2, 1 यूरो इज इक्वल टू $5, ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए, ऐसा वैल्यू था नहीं। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, डॉलर को गोल्ड से लिंक कर दिया, मतलब 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू $35, ये मैंने बता दिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं। ठीक है, दो चीज़ें क्या आई कि पहला तो यूएस ने ये गारंटी किया अगर आप डॉलर लाते हो तो हम आपको उसके बदले गोल्ड देंगे, और उसका रेट क्या होगा कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू $35। इसका मतलब अगर आप मेरे पास $35 लेके आ रहे हो तो मैं आपको 1 आउंस ऑफ गोल्ड दे दूंगा। ठीक है, पहली गारंटी ये दी यूएस ने। ठीक है, ये यूएस ने गारंटी दी है। ठीक है, और कोई कंट्री गारंटी नहीं दे रहा है, क्योंकि और कोई कंट्री तो गोल्ड के टर्म्स में डिटरमाइन ही नहीं कर रही ना अपनी करेंसी, और कंट्रीज तो डॉलर के टर्म्स में डिटरमाइन कर रही हैं। करेक्ट, तो यूएस ने क्या बोला, यूएस ने बोला कि आई विल गारंटी दिस पेमेंट, कि भाई अगर $35 आप मेरे पास लाते हो तो मैं आपको 1 आउंस ऑफ गोल्ड वापस करूंगा। ठीक है, ये पहली चीज़ थी। सेकेंड चीज़ क्या थी कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है आईएमएफ की, जो मेंबर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, उस टाइम आईएमएफ में ये ब्रिटेन होता था, जर्मनी होता था, फ्रांस होता था। ठीक है, और आपका जापान होता था, अभी तो चाइना को भी इंक्लूड कर दिया है ना। तो जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो अपनी करेंसी डॉलर्स के टर्म्स में एक फिक्स प्राइस पे कन्वर्ट करेंगी। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था ना कि 1 यूरो जो है, एक एक सॉरी 1 यूरो जो है, जस्ट अ मिनट, 1 यूरो जो है दैट इज़ इक्वल टू $5। तो ऐसे ऐसे फिक्स्ड प्राइस पे ही आप कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट करेंसीज़ को। ठीक है, इसको उन्होंने बोला ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसको क्या बोला, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। जैसे मैंने आपको बोला था 1 रुपये इज इक्वल टू $2, तो ऐसे ही जितनी भी करेंसीज़ हैं, जितनी भी आईएमएफ की मेंबर कंट्री, जो आईएमएफ मेंबर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थी, उनकी जितनी भी करेंसीज थी उनको डॉलर के टर्म्स में फिक्स्ड रेट पे डिटरमाइन किया गया, फिक्स्ड प्राइस पे। जैसे 1 रुपये हो गया $2, 1 यूरो हो गया $5, इस टाइप से बाकी करेंसीज को भी डिटरमाइन किया गया। ठीक है, तो इसमें दो कमिटमेंट है, समझ में आ गया? एक तो ये फिक्स प्राइस पे कन्वर्ट होगी, बाकी करेंसीज जो हैं आईएमएफ मेंबर कंट्रीज़ की फिक्स प्राइस पे डॉलर पे कन्वर्ट होंगी, और दूसरा डॉलर जो है फिक्स्ड रेट पे गोल्ड पे कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब आप $35 लेके जाओगे तो आपको 1 आउंस ऑफ गोल्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये था, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुआ किसमें, ब्रेटन वुड्स सिस्टम में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लो जो फ्रैंक है, जो फ्रांस की करेंसी है फ्रैंक, ठीक है, अगर $1 5 फ्रैंक फिक्स हुआ है, ठीक है, देन 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 175 फ्रैंक। ठीक है, तो जैसे हम पहले निकाल रहे थे ना करेंसीज के बीच में, जैसे हम पहले करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट निकाल रहे थे ना गोल्ड के टर्म्स में, गोल्ड स्टैंडर्ड में हम क्या कर रहे थे कि भाई हम हर करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में डिटरमाइन कर रहे थे, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे थे कि फिर हम इन करेंसीज के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे ऑन अ मैथमेटिकल बेसिस कि ये कितने ग्राम्स ऑफ गोल्ड है ना, ऐसे कर रहे थे। बट इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये चीज़ फिक्स कर दी है, जो हमारा जो बिटवीन द करेंसीज एक्सचेंज रेट है वो फिक्स कर दिया है कि जैसे मान लो 1 रुपी, जैसे मान लो 1 फ्रैंक जो है, $1 जो है, $1 इज इक्वल टू 5 फ्रैंक, ये मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, कि $1 इज इक्वल टू 5 फ्रैंक, ये मैंने फिक्स कर दिया है। अब मेरे को अगर गोल्ड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस कन्वर्टिबिलिटी को यूज़ करूँगा कि भाई 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज़ $35, तो अब $1 इज़ 5 फ्रैंक, तो 1 आउंस ऑफ गोल्ड कितने फ्रैंक होगा, 35 इंटू 5 दैट इज़ 175 फ्रैंक। तो इस टाइप से मेरा फ्रैंक और गोल्ड के बीच में रिलेशन आ जाएगा कि मेरे को 1 फ्रैंक के बदले कितना गोल्ड मिलेगा। ठीक है, तो उल्टा मेथड कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।